गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज। देखिए, ये व्यक्ति सेठ गॉर्डन नाम है इनका और ये काफ़ी फेमस है। फेमस क्यों है? एक तो ये बिजनेसमैन है और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं मार्केटिंग से रिलेटेड और काफ़ी फेमस ऑथर हैं, ये लेखक हैं। और क्या कह रहे हैं ये? सूनर और लेटर योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। Outlasting the critics feels like it will take a very long time, but you are more patient than they are. देखिए, ये कह रहे हैं कि आपका काम बोलता है, आप सुनिए सबकी। इनका कहना है कि आप सुनिए सबकी और लेकिन करिए अपनी। और बहुत से लोग इनके डिटेल में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, सुनी थी। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे कि नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये मत कर, इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे आपकी ज़िंदगी में कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना है उन्हें। हमेशा पॉजिटिव थिंक लाना है, तभी आप सक्सेस मिल पाएगी आपको। तो इनका कहना यही है कि आप पेशेंस रखें, सिर्फ सुने उन्हें, करें अपनी। और आपका काम सिर्फ बोलता है, आपको किसी को कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्क हार्ड कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी मंजिल आप पहुंच जाएंगे वहां तक। ये था एक मोटिवेटेड आज की बात जो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हो रही है। मुझे लगता है सबको ये फॉलो करना चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने आपको कुछ प्रोग्राम होमवर्क दिए थे और आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा। लेकिन मैंने जो आपको प्रोग्राम दिए थे वो इफ़ स्टेटमेंट से दिए थे। जैसे एक प्रोग्राम था, एक संख्या इनपुट करवाएं और यह चेक करें कि वह धनात्मक है या ऋणात्मक। एंटर अ नंबर एंड फाइंड नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आज ये जो प्रोग्राम है वो मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की सहायता से आपको समझाऊंगा। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है? देखिए, हमारा क्या चल रहा था, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा था, जिसमें आज हम ये दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आज हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। आप प्रोग्रामिंग में बस सिंटैक्स याद करते जाइए। अगर आपको सिंटैक्स याद रहता है तो फिर आप कोई भी प्रोग्राम बना लेंगे इजीली। तो मेरा कहना यह है कि आप सिंटैक्स याद कर लें। जैसे इसका मैं अभी सिंटैक्स बता रहा हूँ। इफ़ लगाते हैं, इफ़ में लगाते हैं कंडीशन। इफ़ का कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और बंद भी होगा, ऑफ भी होगा। इन कर्ली ब्रैकेट के बीच हमें प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामिंग बनानी है। इफ़ में कंडीशन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑफ करते हैं, बीच में निर्देश। इसके बाद नीचे एल्स, और एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, निर्देश, और कर्ली ब्रैकेट बंद करते हैं। इस सिंटैक्स को आप याद कर लें। अभी इस सिंटैक्स को और जल्दी याद किया जा सकता है, उसके लिए मुझे इसको पूरा समझाना होगा, इसका वर्किंग समझाना होगा। देखिए किस तरीके से वर्क करता है ये। इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू होती है, मैंने आपको बताया था, इफ़ में यदि कंडीशन सत्य होती है, ट्रू होती है, इसका मतलब इफ़ के अंदर का पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, इतना पार्ट रन होगा। क्लियर? तो इसमें भी ऐसे ही है, इफ़ एल्स में भी, कि इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का पार्ट रन होगा। और यदि इफ़ में कंडीशन ट्रू नहीं होती, इफ़ में कंडीशन फॉल्स होती है, असत्य होती है, यानी यहाँ पे जो कंडीशन लगाई जा रही है वो अगर असत्य हो जाती है तो फिर इसके अंदर का पार्ट नहीं चलेगा। ये हमने इफ़ स्टेटमेंट में भी पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा अलग होगा आज। क्या अलग होगा कि इफ़ में यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसके अंदर का पार्ट नहीं चलेगा, लेकिन एल्स वाला पार्ट चलेगा। इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, सीधा कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कहलाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट।
अब इसमें इफ़ में कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर का पार्ट चला, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स के अंदर का पार्ट चला। तो हमें प्रोग्रामिंग इस तरीके से करनी होती है कि आंसर दोनों तरफ से आए। जैसे मैं अभी एक प्रोग्राम यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कंडीशंस, मैंने बताया था कि परिस्थितियाँ एक से ज़्यादा हों तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला मैं आपको बता चुका हूँ इफ़ स्टेटमेंट, और आज सेकंड में आप बता रहा हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो एक बार इस सिंटैक्स को अगर आपने याद कर लिया तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी है आपके लिए। बस आपको कंडीशन सोचना है, बाकी आप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैं पहले इस प्रोग्राम को हिंदी में बता दूं ये प्रोग्राम है क्या। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक संख्या इनपुट करवाएं, तो यह चेक करें कि वह संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। ठीक है, अब इस प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम आए तो आपको प्रोग्राम एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ठीक है, जैसे प्रोग्राम में है एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक संख्या इनपुट करवाएं। तो एक संख्या इनपुट कराना तो बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक संख्या इनपुट कराना लगभग 80 से 90% बच्चों को आ जाना चाहिए अभी तक। क्योंकि मैं प्रिंटफ स्कैनफ, आपको पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा, मेरी वीडियो में मैंने आपको प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ करना बताया था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बना ली है यूट्यूब पे, मेरा जो चैनल है उस पर जाके आप देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना ली है, उसमें सारी वीडियो हैं 10th क्लास की। तो आप 10th क्लास पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो पुरानी ओल्ड जितनी भी निकल आएंगी। तो उसमें मैंने जो प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में बताया। तो जो बच्चे नए हैं या जिनकी प्रोग्रामिंग वीक है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार फिर से इतनी चीज़ प्रिंटफ स्कैनफ वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम प्रोग्राम बना रहे थे एक संख्या इनपुट कराने का। देखिए मेन फंक्शन होता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। ये 2 लाइन ऊपर लगानी होती है, वो हर प्रोग्राम में आप लगाएंगे। मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मुझे जो चीज़ें समझाना है वो मैं समझा रहा हूँ। देखिए मेन कर्ली ब्रैकेट ऑन होता है मेन का, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर है। अब ऊपर देखिए, आप ऊपर लिखा है क्या, इंट ए। तो मैंने आपको कई बार याद कराया है कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ये आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ में आना चाहिए। सबसे पहली लाइन मेन फंक्शन के अंदर होती है डिक्लेयर करने वाली, घोषित कराने वाली। याद करते जाइए मेरे साथ मन में। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि मेन फंक्शन में जो सबसे पहली वाली लाइन होती है मेन फंक्शन के अंदर, वो कहलाती है घोषित कराने वाली लाइन, यानी डिक्लेयर करने वाली लाइन। अब इस लाइन में हम करते क्या हैं, इस लाइन में हम वेरिएबल बनाते हैं, हम जगह बनाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, हमने लिखा int इंट इंटीजर टाइप का, और एक वेरिएबल का नाम दिया a। ये डेटा टाइप होता है, ये वेरिएबल होता है। डेटा टाइप प्रकार होता है, किस प्रकार का है, और वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही हो, जगह का नाम। तो ये एक जगह का नाम, एक सिंबॉलिक नेम है। जैसे मैंने दे दिया a, आप इस जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। तो इंट a, तो a नाम की जगह बन जाएगी जिसमें 2 बाइट की जगह बना दी जाएगी, जिसमें एक इंटीजर संख्या रखी जा सके। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरी लाइन मैसेज वाली होती है। तो प्रिंटफ एंटर आ नंबर, ये लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड हमारा वेट करे, हमसे कुछ मांगे नंबर, और हम कीबोर्ड से कोई नंबर डालें, उसके बाद फिर कंप्यूटर है वो कुछ प्रोसेस करे। तो हमने एक नंबर इनपुट कराने के लिए जो हमें एक नाम की जगह पर रखना है उस नंबर को, तो हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। एक बार %d लगाया, एक बार क्यों लगाया, क्योंकि एक ही संख्या इनपुट करानी है। इसके बाद किसके पते पर, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए के पते पर एक संख्या इनपुट करानी है। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये इतनी लाइन आपकी हो गई एक संख्या इनपुट कराने की। अब हमें उस संख्या को चेक करना है कि वह संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। मैं आपसे कहूँ कि ये ए है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अभी इस समय ए में कौन सी संख्या है। ये तो तब पता चलेगा जब आप कीबोर्ड से कोई संख्या डालेंगे और उसके बाद कंप्यूटर हाल उसका आंसर देगा कि यस दिस नंबर इज़ पॉजिटिव और दिस नंबर इज़ नेगेटिव। तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास 2 परिस्थितियाँ हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि या तो ये संख्या धनात्मक होगी या ये ऋणात्मक होगी क्वेश्चन के अनुसार। तो हम दोनों के हिसाब से ही प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन चलेगा एक कोई। देखें कैसे,
जब दोनों के हिसाब से प्रोग्राम बनाना है और चलेगा कोई एक, तो फिर लगाते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब देखें कैसे। ये सिंटैक्स अगर आपने याद कर लिया होगा तो इजी है। क्या लिखते हैं? इफ़ का मतलब यदि। अब यदि में क्या कंडीशन चेक करना है। कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी, हर प्रोग्राम में कंडीशन सेम नहीं होगी, अलग अलग प्रोग्राम के अनुसार कंडीशन अलग अलग होगी, और यही कहलाता है लॉजिक। अगर आपको ये पता है तो फिर आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आगे। देखिए, इफ़ के बाद यहाँ कंडीशन क्या लगाई मैंने। अब आपको पता होना चाहिए, आप ये सोचे मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी, तो आप यही कहेंगे कि जिसमें प्लस लगा हो आगे वह धनात्मक है, जिसमें माइनस लगा हो ऋणात्मक है। लेकिन ये आपका जो कहा है आपने, जिसमें प्लस लगा हो धनात्मक है, जिसमें माइनस लगा हो ऋणात्मक है, हो सकता है मैंने प्लस और माइनस में संख्या डाली ही ना हो, मैंने संख्या सीधी सीधी डाली हो 59, इसमें ना मैंने कोई चिन्ह लगाया धनात्मक का ना ऋणात्मक का। अब कंप्यूटर कैसे आंसर देगा, जबकि आपका लॉजिक तो ये था कि जिसके आगे प्लस लगा हो वो धनात्मक संख्या, जिसके आगे माइनस लगा हो ऋणात्मक संख्या। तो आपकी लॉजिक से तो कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। अब लॉजिक असली ये है इसमें, रियल लॉजिक, कि धनात्मक संख्या जब कहलाती है जब वह संख्या 0 से बड़ी हो। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या सोच ली कि जो मेरी संख्या ए में रखी हुई है वो अगर 0 से बड़ी है, तो बड़ी छोटी के लिए आपको मैं बता चुका हूँ इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन के चिन्ह तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसीलिए मैंने कंडीशन में यहाँ पे ये रखा है कि यदि ए बड़ा है 0 से, इज़ ग्रेटर देन का चिन्ह है, यदि ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर, देखिए क्या लिखा था मैंने, कर्ली ब्रैकेट ऑन करा था, कर्ली ब्रैकेट ऑन, निर्देश में अब काम क्या कराना है। अगर बड़ी हुई तो क्या होगा, पॉजिटिव है भाई, 0 से अगर बड़ी है तो क्या होगा, पॉजिटिव है। तो मैंने प्रिंट क्या करा दिया, क्या मैसेज आना चाहिए, कंप्यूटर क्या आंसर देगा अगर बड़ी है ए 0 से, ए में रखी संख्या, वो आंसर देगा पॉजिटिव नंबर। तो मैंने यहाँ क्या प्रिंट करा दिया, पॉजिटिव नंबर, कर्ली ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद मैंने एल्स लगाया, एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना कोई कंडीशन लगाए सीधा प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ नेगेटिव नंबर, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया एल्स का। अब यहाँ पे दो बंद हो रहे हैं, एक ये वाला किसका हो रहा है, ये हो रहा है जो मेन का हमने स्टार्ट किया था, जैसे सबसे स्टार्टिंग में ना, बंद कर दिया। इस एल्स में याद रखना आप लोगों से गलती होती है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जब प्रोग्राम बनाने के लिए दिए जाते हैं तो एल्स में भी कंडीशन लगा देती है। नहीं, इफ़ एल्स से बना रहे हैं सिर्फ एक कंडीशन लगेगी और एक कंडीशन से दोनों चीज़ें चेक हो जाएंगी। तब देखिए कैसे, मैं एक छोटा सा, यहाँ पे जगह नहीं है तो एक आउटपुट बना के दिखाता हूँ आपको। आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा इसका, देखें जैसे लिखा आएगा स्क्रीन पर जब रन करेंगे आप प्रोग्राम, एंटर आ नंबर, ये लिखा क्यों आया, क्योंकि आपने मैसेज दिया था। अब आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक नंबर डालेंगे, मैंने एक नंबर डाला -163। ओके, आपके अनुसार इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर इसको किस तरीके से देखेगा, कंप्यूटर को सोचने और समझने की क्षमता फीलिंग के साथ नहीं है। वो क्या करेगा, वो तो बिल्कुल लॉजिक चेक करेगा। तो देखिए वो चेक कैसे करेगा, इफ़ प्रोग्रामिंग में आपने क्या लिखा था, ए में क्या है, ए में -163 है, तो -163 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं है, कंडीशन यहाँ क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ के अंदर का पार्ट नहीं चलेगा। क्लियर है, चलें, अब अंदर का पार्ट नहीं चलेगा तो सीधा कहाँ जाएगा, एल्स में, और एल्स में तो कोई कंडीशन कभी लगती ही नहीं है। तो एल्स में जब कभी कोई कंडीशन लगी नहीं है तो सीधा क्या रन कर देगा, सीधा लिख देगा नेगेटिव नंबर। तो कंप्यूटर हमें आंसर क्या देगा यहाँ पे, नेगेटिव नंबर। ये आप कीबोर्ड से डालेंगे, इनपुट करेंगे और ये वाला आंसर कंप्यूटर देगा। लेकिन कंप्यूटर ने इसको सही आंसर कैसे दिया वो मैंने आपको यहाँ बताया। ये लॉजिक आपने प्रोग्रामिंग में लगाया था। देखिए प्रोग्रामिंग को समझना बहुत इजी है अगर आप लॉजिक समझते हैं। आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, एटीएम मशीन चला रहे हैं, इनमें कोई मैजिक नहीं है कि ये काम कर रहा है। एटीएम मशीन में कोई मैजिक नहीं है कि पैसा निकाल के दे रही है आपको।
इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग बनाई गई है, इसमें फीडिंग है तो सिस्टम। तो ये जो सिस्टम फीड है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, एक पैटर्न पे मैंने इफ एल्स से आपको एक क्वेश्चन समझा दिया। एक संख्या इनपुट करवाएं और धनात्मक तथा ऋणात्मक चेक करें। इसी तरीका एक मैंने और आपको होमवर्क में दिया था, एक संख्या इनपुट करवाएं और चेक करें कि सम है या विषम। तो इसको भी आपको करना है और मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ने कर लिया होगा। वो मैं फिर बता दूंगा क्योंकि वह प्रोग्राम मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। और आप लोग कोशिश करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कहाँ डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं। आप स्पेशली मुझसे पर्सनली कहीं पे भी कभी भी, मैं आप सभी के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूछने, जब भी कोई डाउट आता है पूछें ज़रूर। आप ये हेजिटेशन ना रखें कि ऐसा पूछेंगे तो हम गधे माने जाएंगे या ठीक है। तो मैंने एक मैसेज आपको उस दिन समझाया था कि ये मत समझो कि क्वेश्चन पूछने वाला मूर्ख होता है। क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, लेकिन सही क्वेश्चन पूछना चाहिए। और सही जब पूछ पाएंगे जब आप करेंगे। आप शुरू में ही पूछेंगे कि ये इंट क्या है, प्रिंट क्या है, स्कैन क्या है, तो फिर मैं कहूँगा कि मैंने पूरी की पूरी एक क्लास इस पे आपको दी है, प्रिंट ऐप स्कैन ऐप पे। आपने क्या देखा फिर उसमें। तो ये है। और जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मैं खुद ही डाउट आपका क्लियर करता जाऊँगा। लेकिन आप लोग केवल क्या करें, मेहनत करें। प्रोग्रामिंग आप इतने इंटरेस्ट आ जाएगा आपको कि आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो भूल ही जाइए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना लेंगे। और ये चीज़ आपने सीख ली तो ये इससे कहा जाता है इंटेलिजेंट लोग सीखते हैं इसको। कंप्यूटर तो लेते ही हैं इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जो प्रोग्रामिंग सीखता है ना वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। और जिन्हें ये प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है, समझ जाइए आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल बाकी बात में करेंगे। ये देखिए मैंने एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट है नेस्टेड इफ़। ठीक है, इफ़ और इफ़ एल्स में आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में ये लिखा नहीं आया है कि इफ़ की सहायता से बनाइए या इफ़ एल्स की सहायता से बनाइए तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नेस्टेड इफ़ इसकी बात आएगी तो ये प्रोग्राम ही अलग आएगा। अब पहले मैं इसका सिंटैक्स आपको समझा दूँ। सिंटैक्स अगर सबके याद हो जाएंगे आपको तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इफ़ कंडीशन लगाई मैंने, इफ़ कंडीशन, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट होगी, फिर एक और इफ़ लगा दिया मैंने। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाना यही कहलाता है नेस्टेड इफ़। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाना यही कहलाता है नेस्टेड इफ़। मैंने एक कंडीशन तो लगाई थी लेकिन उसके अंदर भी एक और कंडीशन लगा दी, यानी दो कंडीशन चेक की जाएंगी। और जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर इसके अंदर का पार्ट चलेगा। तो ये ब्रैकेट मैंने बताया था, फिर एक और इफ़ लगाया, फिर कंडीशन, फिर इसका भी ब्रैकेट ऑन होगा। अब इन दोनों की ऑन तो हो गए लेकिन बंद नहीं हुए, तो बंद कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर्देश यानी कोडिंग, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है। इसके बाद ये है तो पहले ये वाला बंद होगा। दो ब्रैकेट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इन दो ब्रैकेट में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। पहले जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट पहले बंद होगा, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद होगा। जैसे मेन का होता था, मेन का हमेशा लास्ट में बंद होता था, सबसे पहले ऑन होता था और सबसे लास्ट में बंद होता था। तो सबसे पहले जो ऑन होता है वो बाद में बंद होगा और जो बाद में ऑन हुआ है वो पहले बंद हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लीजिए आप, मेन की तरह याद कर लीजिए। मेन का सबसे स्टार्टिंग में ऑन होता है, सबसे लास्ट में बंद होता है। उसी तरीके से इन इफ़ के ब्रैकेट्स में आपको करना है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम इफ़ कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो अंदर का पार्ट चलेगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लीजिए ये वाली ट्रू है तो अंदर गया और ये वाली फॉल्स है तो इसके अंदर का पार्ट नहीं चलेगा। और मान लीजिए शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है तो फिर तो अंदर जाने ही नहीं वाला, भले ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो। तो इसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। एक प्रोग्राम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें 3 संख्या इनपुट करवाएं। देखिए प्रोग्राम लिख लीजिए सबसे पहले तो। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें
3 संख्या इनपुट करवाएं तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोला मैंने? 3 संख्या इनपुट करवाएं तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलें जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा। क्लियर है? अब पहली वाली लाइन याद कर लो, फिर से मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, याद कर लो। घोषित करने वाली, डिक्लेयर करने वाली। डिक्लेयर क्या करना है? एक तो डाटा टाइप डिक्लेयर करना है, दूसरा वेरिएबल्स कौन कौन से ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं। तो डाटा टाइप इंटी ले रहे हैं और वेरिएबल a, b, c 3 लिए। 3 क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में है 3 संख्या इनपुट कराना है, तो हमने 3 वेरिएबल लिए। चलिए अगली लाइन मैसेज वाली लाइन आती है, याद रख लिया। तो प्रिंट एफ, अब मैसेज क्या देना है? 2 नंबर तो डालना नहीं है, कितने डालना है? 3, याद रखना है। एंटर 3 नंबर। इसके बाद स्कैन एफ, ये किस लिए? कीबोर्ड हमसे मांगे, वेट करें कि 3 संख्याएं हम डालें। तो किस तरीके से कीबोर्ड को ये कनेक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से कीबोर्ड इनपुट करने के लिए कहेगा, तो उसके लिए हमें ये प्रोग्रामिंग यहाँ लिखनी पड़ेगी। स्कैन एफ, वो कितने बार %d? 3 बार। यहाँ ध्यान रखिए मैंने 3 बार %d लगाया है, यानी इसमें 3 संख्या डालने वाली हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 बार %d। इसके बाद किस किस के पते पर? ए के पते पर एड्रेस ऑफ ए, दूसरा नंबर एड्रेस ऑफ बी और तीसरा नंबर एड्रेस ऑफ सी। तो इस तरीके से ये ए के पते पर, बी के पते पर, सी के पते पर 3 संख्या इनपुट कर दी जाएंगी। अब हमें करना क्या है? मेन प्रोग्राम पे आते हैं। हमें करना ये है कि हमें 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ए है ये, और ये बी है, और ये सी है। ए में मान लीजिए 35, बी में मान लीजिए 25 और सी में मान लीजिए 15। अब मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप हाल बता देंगे कि 35 है, क्योंकि आप में वो संवेदना है, आप में जो वो फास्ट प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है वो आपने तुरंत कर दी, क्योंकि आपने देख लिया तुरंत। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इस तरीके से तुरंत नहीं देखता है, क्योंकि तुरंत देखने में गलतियां भी हो जाती हैं, और कंप्यूटर कभी गलती करता नहीं है। तो कंप्यूटर हमेशा लॉजिक देखता है। तो कंप्यूटर तो अपना काम आराम से करेगा, बस उस अपनी स्पीड को फास्ट करता है, लॉजिक वो आराम से सोचता है। देख किस तरीके से ए बी सी। अब मैं कहूँ कि आपने कैसे बताया, तो आप कहेंगे कि ये तो साफ दिख रहा है। साफ दिख नहीं रहा है, आपने तुलना की होगी, आपने इन दोनों को चेक किया होगा, इनमें कौन बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है। फिर इसको इससे भी चेक किया होगा, इससे भी बड़ा है क्या? यदि इससे भी बड़ा हो गया ये, तो समझो बड़ा है। हाँ, तो आपने क्या देखा? आपने इससे भी तुलना की और इससे भी तुलना की, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई, यहाँ पे 2 कंडीशन लगा रहा हूँ, नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ कंडीशन, इफ़ पहले में लगाई कि ए बड़ा है बी से, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन, किसका? इस इफ़ का कर्ली ब्रैकेट ऑन। फिर एक और इफ़, इसके अंदर एक और इफ़ लगाया, क्योंकि एक और कंडीशन चेक करना है। ये क्या कंडीशन चेक करना है? कि ए बड़ा है सी से, ए इज़ ग्रेटर देन सी। देखिए दोनों कंडीशन चेक कर दी मैंने। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसके अंदर का पार्ट चलेगा, और तभी माना जाएगा कि ए बड़ा है सबसे। यदि ये बी से बड़ा होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, और यदि ये सी से बड़ा होगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तभी माना जाएगा कि ए सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे 2 इफ़ लगाए हैं, दोनों के कर्ली ब्रैकेट ऑन करें, और इसके अंदर निर्देश का मतलब काम क्या करना है, हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए आप यहाँ पे सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि ए इज़ बिगेस्ट नंबर, लेकिन मैं थोड़ा सा और अच्छा आउटपुट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह संख्या भी लिखी आए, सिर्फ ये लिखा नहीं है कि ए इज़ बिगेस्ट नंबर, ये भी लिखा है कि जो भी संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे 35, तो ऐसा आंसर आना चाहिए कि 35 इज़ बिगेस्ट नंबर। ऐसा आंसर देगा तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ नंबर भी दे रहा है और ये भी बता रहा है कि इज़ बिगेस्ट नंबर। तो ये वाली लाइन यहाँ, ऐसा आंसर अगर आपको चाहिए तो आप ये देख रहे हैं 35, कोई फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे 35 नहीं लिख सकते, क्योंकि कीबोर्ड से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 35 डालें, आप कोई और नंबर भी डाल सकते हैं। तो वो जो कोई भी नंबर होगा वो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल से निकाल के सामने लाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। इस जगह पे बहुत से स्टूडेंट ने पिछले प्रोग्राम में गलती करी थी, और जब गलती करी थी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इसमें डाउट था, जो कि आपने मुझसे पूछा नहीं है। लगभग 3-4 लोगों ने इसमें लगातार गलती की है, और उन्होंने इसमें ये नहीं पूछा है कि ये कैसे लगाते हैं %d और ये क्यों लगते हैं यहाँ पे।
फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं सबसे पहले %d, क्योंकि ए में रखी संख्या ज़रूर कोई ना कोई इंटीजर ही होगी, तो इसलिए %d। और यहाँ पे उसके बाद मैंने मैसेज लिख दिया इज़ बिगेस्ट नंबर, %d लगा के मैंने मैसेज लिख दिया इज़ बिगेस्ट नंबर। अब ये %d तो प्रिंट होगा नहीं, यहाँ क्या प्रिंट होगा, क्योंकि इसके बाद कॉमे के बाद क्या, किसको बड़ा कर रहे हैं, ए में रखी संख्या। तो ए में रखी संख्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, ए में रखी संख्या को सामने ला देगा, ये ला दिया सामने, और बाकी मैसेज इज़ बिगेस्ट नंबर। तो ये तो हुई जब ए में रखी हुई संख्या बड़ी हुई। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ए में रखी हुई संख्या ही बड़ी हो सकता बी में रखी हुई संख्या बड़ी हो या सी में रखी हुई संख्या बड़ी हो, ये बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें प्रोग्राम को और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इतना कर दिया है, आपको फिर 2 कंडीशन लगानी है, इसके बाद फिर से 2 बार इफ़ लगाने हैं, और उस इफ़ में आप लिखेंगे कि b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c। b a से बड़ा है, b c से बड़ा है, और अब की बार बिल्कुल जैसी लाइन लिखी है वैसी लिखना है, बस यहाँ a की जगह b कर देना है, दोनों कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर तीसरे में आप फिर लिखेंगे इफ़ c इज़ ग्रेटर देन a, c इज़ ग्रेटर देन b, c a से बड़ा है, c b से बड़ा है, तो फिर हम प्रिंट करा देंगे %d इज़ बिगेस्ट नंबर c। उसके बाद फिर 2 ब्रैकेट बंद कर देना है, और लास्ट में मेन का जो आपने खोला था उसको बंद कर देना है। ये प्रोग्राम मैं यहीं पे छोड़ कर जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई होप मैंने आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको आपको कंप्लीट करना है। हालांकि मैं अगले वीडियो में, अगली नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। आई होप एंड विश कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया हो, और आगे के प्रोग्राम भी आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।